गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेनरी फेल्स के सिक्स्थ प्रिंसिपल दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट तक कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे सेवेंथ प्रिंसिपल से, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज which would give at least a reasonable standard of living. According to this principle, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें फेयर वेजेस एंड सैलरीज मिलनी चाहिए जिससे कि वे एक उचित जीवन शैली जी सकें। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और उसी समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी उस फेयर वेजेस या सैलरी को देने में सक्षम हो। द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फेयर वेजेस हम लोग डिटरमाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, यानी कुछ बातों पे डिपेंड करता है, उसी के अनुसार हम लोग फेयर वेजेस डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न और बिजनेस। आपकी बिजनेस के फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप फेयर वेजेस कितना रखेंगे। जैसे कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज है तो फेयर वेजेस आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे कि 60 to 70,000 पर मंथ। और अगर आपकी कंपनी या बिजनेस एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, एक स्मॉल स्केल कंपनी है, तो फिर वहाँ पे आप 15,000 से 20,000 रुपये भी फेयर वेजेस डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट के मिनिमम वेज एक्ट को ध्यान में रखते हुए फेयर वेजेस डिटरमाइन करने चाहिए। और लास्ट स्टेप है द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कंपटीटर्स। हमारा कंपटीटर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरीज या वेजेस दे रहा है, उसके हिसाब से हम फेयर वेजेस डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज़ अर्नड हायर प्रॉफिट्स एंड देन it must share some of its part with the employees in the form of bonus which would be very satisfying to them। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो कंपनी को अगर कभी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है तो कंपनी को ये चाहिए कि वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ में बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे। इससे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा संतोष होगा। Now just see the positive effect of this principle. Employees get motivated। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ अपने काम के प्रति मोटिवेटेड होंगे। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स। एम्प्लॉयज़ का काम के प्रति जो समर्पण होगा, उनका जो वादा होगा, वो इम्प्रूव्स होगा। Now come to the negative effect. Negative effect means a student here, if they violate this principle means अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं, वे फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके क्या नतीजे होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, वो यहाँ पे बताया गया। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, नौकरी छोड़ने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या में बढ़ोतरी होगी। द सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ मोटिवेशन एमोंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन की कमी आएगी। नाउ कम टू द एट्थ पॉइंट, दैट इज इट इज़ द एट्थ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन हम समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority or power in few hands at the top level। जब टॉप लेवल के कुछ लोगों के हाथों में ही सारा पावर सीमित हो जाता है तो उसे ही हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि पूरा पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में जब रहेगा किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नाउ कम टू द next topic that is related with this principle, decentralization।
Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब वही पावर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ लोगों के हाथों में ही सीमित था, वही पावर जब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उसे ही हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, vital decisions such as determining the goals of an organization, plans, policies, etc. can be centralized. अब जैसे कंपनी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमें सेट करना है या उसके लिए प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज़ बनाने हैं, तो उस समय हम सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. वाइल फॉर द रूटीन डिसीजंस सच एज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ग्रांटिंग लीव टू एम्प्लॉयज़ etc. कैन बी डिसेंट्रलाइज. जबकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों में, रोज़मर्रा की डिसीजंस जो होते हैं, उसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो उसके लिए हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं जाएंगे पूछने के लिए कि क्या हम रॉ मटेरियल ख़रीदें या ना ख़रीदें. जैसे अगर किसी एम्प्लॉयज़ का छुट्टी ग्रांट करना है, उसे छुट्टी देनी है, तो फिर उसमें भी हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बार बार पूछने जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए. नाउ there are some positive effect of this principle. The first point is benefit of centralization as well as decentralization. यहाँ हमें दोनों का बेनिफिट मिलता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फास्ट डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल. जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रलाइजेशन के थ्रू सारा पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सीमित रहता है. वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जब हम उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो जिस लेवल पे भी वो हैं, वहाँ पे वो डिसीजंस बहुत ही फास्ट ले सकते हैं. तो इस तरीके से दीज आर द टू पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन. अब हम देखते हैं, अगर इस प्रिंसिपल का हम उल्लंघन करते हैं, इसको नहीं फॉलो करते हैं, तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन. अगर पूरा का पूरा हम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को ही यहाँ पे फॉलो करवाते हैं, तो किसी भी डिसीजंस को लेने में हमें डिले होगा, यानी देरी होगी. द सेकेंड पॉइंट इज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. और यदि हम सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन को ही फॉलो करते हैं, तो इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो गलत आएगा, यानी कि जो राइट्स, जो पावर्स आपको दिए गए हैं, उसका आप गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. A scalar chain means line of authority or chain of superiors from highest to lowest rank. अब principle of a scalar chain क्या है? Actually a scalar chain is the line of authority. ये पावर का एक लाइन है, चेन है, कड़ी है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक. ये एक चेन है, कड़ी है सुपीरियर्स का, जो कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक को शो करता है. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए. सपोज दैट ए इज द सुपीरियर और हेड ऑफ दिस टू सेक्शंस ऑफ दिस कंपनी. लाइक ए के बाद बी सुपीरियर है, बी के बाद सी सुपीरियर है, और सी के बाद डी है, और सबसे लास्ट में ई है. दीज आर द सुपीरियर्स इन दिस कंपनी. वैसे ही फिर दूसरे सेक्शन में के है ए के बाद, और उसके बाद एल, फिर एम, और सबसे लास्ट में एन है. दीज आर द सुपीरियर्स. अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन
हमें पास करना हो ई से एन को, तो किस तरह से स्केलर चेन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे वो चीज़ दिखाएंगे। डायरेक्टली ई जो है वो ऐसे सीधे सीधे ऐसे एन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। इसी बात को इस प्रिंसिपल में समझाया गया है। अब आप यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ ई वांट्स टू कॉन्टैक्ट एन, ही हैज़ टू मूव थ्रू ई टू डी। तो ई कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ई है यहाँ सबसे लास्ट में। सपोज दैट इस कंपनी के सेक्शन ए में वो है, डिपार्टमेंट ए में है, तो सबसे पहले वो कम्युनिकेट करेगा यहाँ से डी को, यानी कि डी के पास वो इस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। फिर डी से ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड होगा सी के पास, यानी कि अब वो इन्फॉर्मेशन सी तक पहुंचा। ऐसे ही करके सी के बाद वो बी तक पहुंचेगा और बी से ए के पास पहुंचेगा, और फिर ए से वो इन्फॉर्मेशन के तक आएगा, के से फिर एल को वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर एम को दिया जाएगा, और फाइनली एन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। यानी कि तब जा कर के वो कांटेक्ट कर पाएगा। यानी कि वो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ई टू एन, यानी कि सबको वो मैसेज फॉरवर्ड किया गया और तब लास्टली वो मैसेज पहुंचा एन तक। इफ़ some important information has to be passed, it gets delayed. So in case of emergency, fuel permitted a shortcut in the chain which is called gangplank. अब स्टूडेंट्स, अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पास करना हो तो उस कंडीशन में अगर ये जिस सिस्टम से जा रहा है इन्फॉर्मेशन उस तरीके से पहुंचाना हो एन तक, तब तो बहुत ही देरी हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तब यहाँ पे हेनरी फेयोल ने हमें एक शॉर्टकट का परमिशन दिया जिसे हम लोग गैंगप्लैंक के नाम से जानते हैं। अब गैंगप्लैंक है क्या, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो अब उसको मैं समझा दे रहा हूँ। गैंगप्लैंक मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। अब गैंगप्लैंक क्या कहता है? गैंगप्लैंक मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस। वो भले ही किसी दूसरे पोजीशंस पे वर्क क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। बिना स्केलर चेन को फॉलो किए हुए डायरेक्टली जब हम किसी दूसरे पोजीशंस पे काम कर रहे वर्कर से हम या एम्प्लॉय से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उसे ही हम स्केलर चेन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हम यहाँ तो लिखा हुआ है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली कम्युनिकेट हम कर सकते हैं किस तरीके से वो भी आप जान लो। सपोज दैट ई एंड एन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव सुपीरियर्स। ई और एन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन उन्हें अपने अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म पहले करना होगा, उसके बाद ही वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ई और एन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, बट वो अपने सुपीरियर्स को पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद ही वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। और इसलिए इस डायग्राम को मैंने दिखाया है स्केलर चेन। ये स्केलर चेन यही वाला डायग्राम था स्केलर चेन का ही। स्केलर चेन है बट अलॉन्ग विथ गैंगप्लैंक, गैंगप्लैंक के साथ ये स्केलर चेन है। Okay students, now we are now talk about some positive effects of this principle. Systematic flow of information. इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में फ़्लो होगा, यानी कि सिस्टम से फ़्लो होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आप देख पा रहे थे यहाँ पे ई को एन से कम्युनिकेट करना था, तो अगर डायरेक्ट वो लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं तो ये जो भी मैसेज इन दोनों में इंटरचेंज हुआ वो मैसेज के बारे में ना ही तो डी को पता चलेगा, ना सी को, ना बी को और ना ही ए को, और इधर के एल एम तक किसी को भी पता
नहीं चलेगा कि वो किस तरह का इन्फॉर्मेशन था। तो इससे क्या होगा कि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल स्केलर चेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे वो गैप नहीं आएगा। हर एक पर्सन को, हर एक सुपीरियर्स को मालूम होगा कि किस तरह का मैसेज जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है या किस तरह का इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किया जा रहा है। नाउ देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन। अब यदि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तब उसके क्या परिणाम, क्या नतीजे होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर में बी कम्युनिकेशन गैप। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा, जो कि मैंने पहले भी समझाया था आपको। नो क्लियरिटी इन ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं रहेगा ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में, यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, कितना किसको पावर दिया गया है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप रहेगा ही नहीं। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कोई रिलेशन फिर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। नाउ कम टू द 10th principle, that is principle of order. In this principle, order does not mean command. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, आदेश से नहीं है, किसी को कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ का और हर एक पर्सन का एक प्रॉपर प्लेस होता है, जगह होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल के अनुसार दो तरह के ऑर्डर होते हैं। पहला मटेरियल ऑर्डर। तो ये मटेरियल ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग समझते हैं। देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस। मटेरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू ये कहना चाहता है कि हर एक चीज़ का उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है और हर चीज़ को अपने प्रॉपर प्लेस पे ही रहना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड टाइप। ये दूसरा तरीका है जो इसमें बताया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर। तो ये दूसरे तरह का ऑर्डर है। देयर मस्ट बी एन अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी ऑन हिज और हर अपॉइंटेड प्लेस। इसके अकॉर्डिंग टू ये बताया जा रहा है कि हर एक एम्प्लॉयज़ का, जिनको अपॉइंट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है और उनको अपने अपॉइंटेड प्लेस पे ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वर्कर इज़ इन नीड ऑफ अ टूल ही मस्ट नो इन विच बॉक्स और टूल रूम इट विल बी फाउंड। जैसे कि अगर किसी वर्कर को किसी टूल की ज़रूरत है तो उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस टूल बॉक्स में वो मिलेगा या फिर किस टूल रूम में वो उसे मिल सकता है। एंड इफ़ ही नीड गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइज़र ही मस्ट नो द फिक्स कैबिन ऑफ सुपरवाइज़र। और अगर फिर भी उसे नहीं समझ में आता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे उसके सुपरवाइज़र्स की गाइडलाइंस की ज़रूरत है, दिशा निर्देश की ज़रूरत है, तब उस एम्प्लॉय को ये भी पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर किस फिक्स कैबिन में मिलेगा, यानी कि उसका अपॉइंटेड प्लेस क्या होगा जहां वो एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को ढूंढ सकता है। नाउ कम टू द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होगा कि हमारा जो टाइम है और हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा। सॉरी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये कह रहा है कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मैन और मटेरियल को ढूंढने में। सेकंड पॉइंट क्या है, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है वो स्मूथ और सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म होगा। नाउ कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब स्टूडेंट, सिंपल सी बात है,
अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा एनर्जी वेस्ट होगा। किन चीज़ों में? मैन और मटेरियल को ढूंढने में। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। हम सही समय पे किसी भी पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसका फिक्स प्लेस क्या होगा, फिक्स कैबिन क्या होगा, कहाँ पे वो हमें मिल सकता है, या कौन सा टूल किस बॉक्स में या किस टूल रूम में मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है स्टूडेंट्स? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन among the employees on the basis of religion, language, caste, sex, belief और nationality। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, उनके रिलीजन के आधार पे, उनके लैंग्वेज के आधार पे, उनके कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स शुड बी पेड सेम वेजेस। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। अगर कुछ वर्कर्स हैं और वो सेम पोजीशन पे हैं, सिमिलर टाइप का जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें सेम वेजेस मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। नाउ just talk about some positive effects of this principle। employees get satisfied। employees इससे satisfied होंगे, यानी employees को आपस में संतोष होगा कि हम एक तरह के वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एक ही तरह का सैलरी मिल रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके मोरल को और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। नाउ कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन। यदि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तब इसके कुछ बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन की भावना होगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। नौकरी छोड़ने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या में वृद्धि मिलेगी। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अनहेल्दी रिलेशन एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मीन्स स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। स्टेबिलिटी से यहाँ हमारा मतलब है एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी उन्हें नौकरी से हमें लगातार निकालते नहीं रहना चाहिए। एंड ट्रांसफ़र, और उनका बार बार ट्रांसफ़र भी, लगातार ट्रांसफ़र भी नहीं करते रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी among the employees, because with the feeling of insecurity for the job the employees cannot contribute their maximum। इस प्रिंसिपल के अनुसार स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जॉब सिक्योरिटी की भावना उत्पन्न करे। बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के मन में ये बैठा हुआ है, ये डर बैठा हुआ है कि उनका जॉब जो है वो इनसिक्योर है, कभी भी उन्हें निकाला जा सकता है, तो वो स्टूडेंट्स कभी भी अपना मैक्सिमम कंपनी को या बिजनेस को नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज जॉब ही विल नॉट बी एबल टू पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स। जैसे कि अगर कोई पर्सन ऐसा फील करता है कि उसका जॉब सिक्योर नहीं है, उसे कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है जॉब से, तो उस कंडीशन में वो अपना 100% कभी भी एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। इम्प्रूव्स इफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़।
इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का इफ़िशियंसी इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, बढ़ता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन, अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रिंसिपल को अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो इसके क्या निगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। इसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, बर्बादी होगा नए जॉब को सीखने के समय में। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन एमॉन्ग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। Now students, come to the second last or 13th principle, that is initiative. Initiative refers to taking steps ahead of others in doing a work or introducing a new method of doing a work in a better way. अब इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक द फर्स्ट स्टेप in performing a work or introducing a new method of doing a work in a better way. जब हम किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला कदम उठाते हैं या कोई नया एक तरीका मेथड इन्वेंट करते हैं जिससे कि हम वर्क को और अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें, तो उसे ही हम इनिशिएटिव कहते हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट मैनेजर शुड इनकरेज एम्प्लॉयज़ फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल के अनुसार, या ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए सो दैट दे कैन टेक इनिशिएटिव, वो पहला कदम अपना उठा सके किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर सेटिंग अ प्लान द मैनेजर्स मस्ट welcome the suggestions and ideas of employees to allow their maximum participation. जैसे कि हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर सेटिंग अ प्लान, कोई भी प्लान सेटअप करने से पहले एक मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस, आइडियाज़ का स्वागत करे ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अलाउ देयर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें दे सके। नाउ देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, लेट्स सी दिस। डेवलप फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एक भावना जनरेट होगा, डेवलप होगा उनमें। द सेकेंड पॉइंट इज़ employees achieve the target on time if they are set up with their consultation. एम्प्लॉयज़ जो है वो टारगेट को टाइम पे अचीव कर पाएंगे क्योंकि ये जो प्लान था वो उन्हीं से कंसल्ट करके डिटरमाइन किया गया था। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन, एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो हम नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने उस वर्क को, एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट कभी भी नहीं देगा उस काम को करने के लिए। द सेकेंड वन इज़ डीमोटिवेशन एमॉन्ग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, उस काम को पसंद करना ही नहीं चाहेंगे। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल given by Henry Fayol, that is esprit de corps. Esprit de corps is a French term which means union is a strength. अब ये esprit de corps जो है ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है यूनियन इज a strength. हम लोग बचपन में कई बार एक कहानी पढ़े थे, एकता में ही बल है, यानी कि यूनियन इज a strength. अगर हम किसी काम को ग्रुप में करते हैं, एक साथ मिल करके करते हैं, तो उस काम को हम ज़रूर अचीव कर पाएंगे और उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा पाएंगे।
दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट अमॉन्ग एम्प्लॉयज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू हमें यानी कि मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट की भावना एम्प्लॉयज़ में जनरेट करनी चाहिए, टीम स्पिरिट की भावना उनमें प्रमोट करना चाहिए। मतलब कि हम एक टीम है और हमें किसी भी वर्क को साथ मिल करके परफॉर्म करना चाहिए। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। यहाँ पे मैनेजर का क्या काम होता है, वो आई को रिप्लेस कर दे वी से। आई अगर है तो यानी वो इंडिविजुअल अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, जबकि हम वी वहाँ पे ऐड कर देते हैं, वी लगा देते हैं, तो वी का मतलब होता है हम अपने साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर शुड ट्राई टू यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन इन प्लेस ऑफ फॉर्मल एंड रिटन कम्युनिकेशन व्हेन एवर पॉसिबल। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मैनेजर जो है उसे कभी कभार वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉर्मल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन करने से क्या होगा, एम्प्लॉय से फेस टू फेस हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, हम उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। और जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी सम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। डेवलप्स टीम स्पिरिट, इससे टीम स्पिरिट की भावना आएगी। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। टीम गोल मे नॉट बी अचीव्ड, हमारी टीम का गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर 50 लोग हैं और वो मिल करके किसी काम को कर रहे हैं, उसमें से अगर 10 लोग अपना एफर्ट्स उसमें नहीं लगा रहे हैं या वो सिर्फ अपने गोल के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी ये टीम गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका एफर्ट्स वहाँ नहीं लग पा रहा है। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल्स, यहाँ पे टीम स्पिरिट तब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सब अपने अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और स्ट्रेस कुछ ही इंडिविजुअल्स पे आ जाएगा। तो these are the principles given by Henry Fayol. Actually, Henry Fayol has given 14th principle of management. So students, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।